नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं आपको WBC और इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है और WBC उसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्लड, रक्त निरंतर प्रवाहित होता रहता है। हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर तक रक्त रहता है और वो रक्त बिना थके, बिना रुके निरंतर प्रवाहित होता रहता है और उसमें होती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यही आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखता है, बढ़ावा देता है, बनाए रखता है, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती है WBC की श्वेत रक्त कणिकाएं, वो जब भी कोई बाहरी जीव आता है, कोई टॉक्सिन्स आता है या कोई जीवाणु विषाणु आता है, कोई रोगाणु आता है, तो उसको घेर करके मारने का प्रयास करता है और उसे मार देता है। तो WBC हमारा क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं और रोग हमसे दूर रहता है। इसी संदर्भ में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि WBC को 2 प्रकारों में बांटा गया है। किस आधार पर? साइटोप्लाज्मिक में कणिकाओं के आधार पर, कणों के आधार पर। साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके आधार पर इसको 2 पार्टों में बांटा गया था। एक कहलाता था ग्रेनुलोसाइट और दूसरा था ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट को, जिसको हम नॉन ग्रेनुलोसाइट भी बोलते हैं, नॉन ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में, क्योंकि इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जो WBC के इन कोशिकाओं के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उसमें कोई कण नहीं होता है, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता है और ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। आकार इनका कितना होता है? 12 से 20 माइक्रोमीटर इनकी आकार होती है। और रक्त में जो WBC है, इसमें इसकी परसेंटेज होती है 25 से 50%। कितना रहता है ये? 25 से 50% तक ये WBC में इनकी कोशिकाएं होती हैं। किनकी? ग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बनाता है? इसके इम्यूनिटी सिस्टम में लिम्फ टिश्यू, लिम्फ नोड और फेगोसाइट कोशिकाएं ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज। इसकी कोशिकाएं, WBC की जो कोशिकाएं होती हैं, वो भक्षणकारी होती हैं। जैसे भी कोई बाहरी जीवाणु विषाणु आता है, वो चट से उनको खा जाती हैं, घेर के मार डालती हैं और फिर ये बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती हैं, रोगों से उनको बचाती हैं। तो अगर आप देखोगे, आपको समझ में आ गया इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, प्रतिरोधी तंत्र क्या है। प्रतिरोधी तंत्र वो तंत्र है जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? लिम्फ टिश्यू, लसीकीय ऊतक, लिम्फ नोड्स और रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिकाओं के फेगोसाइटिक सेल्स, ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये देखोगे कि जो ए ग्रेन्युलर कोशिकाएं होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। समझ आ गई बात? कितनी प्रकार की हैं? 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। और जो मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि ग्रेनुलोसाइट के विकास के विभिन्न चरणों को, जितने चरण होते हैं, तो उनकी जो सीरीज होती है, जो क्रम होते हैं, उनको हम कहते हैं माइलॉइड सीरीज। ये एग्जाम में आ सकता है कि ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं के विकास चरण को क्या कहा जाता है। साथ के साथ मैं एक क्वेश्चन भी पूछ रही हूं और इसका आंसर भी बता रही हूं। तो देखिए, ग्रेनुलोसाइट के विकास चरण की प्रक्रिया को माइलॉइड सीरीज कहते हैं और मोनोसाइट, ये कोशिकाएं जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं,
इसके विकास के चरण प्रक्रिया को मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज। क्योंकि आप जानते हो WBC की जो भी कोशिकाएं हैं सब में फैगोसाइटिक नेचर होता है, सब में भक्षणकारी गुण होता है, जो बाहर से आए हुए जीवाणुओं को, विषाणुओं को या रोगाणुओं को या जो भी प्रोटोजोआ हैं और जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं या हार्म पहुंचाते हैं, उनके लिए ये भिड़ जाता है, लड़ाई कर लेता है, सुरक्षा तंत्र का काम करता है और हमारी बॉडी को और हमारे शरीर को रोगों से बचाता है और हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो मोनोसाइट की कोशिकाएं की जो निर्माण प्रक्रिया है वो कहलाती है मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज। क्या कहलाती है? मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज। और मोनोसाइट की जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ से बनती हैं, कहाँ से इनका निर्माण होता है? तो आपको पहले भी बताया था, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा से मोनोसाइट की जो कोशिकाएं निकलती हैं इसको हम टिश्यू मैक्रोफेज, और ये जो कोशिकाएं हैं टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? उत्तक भक्षणकारी तंत्र, इसको आप हिंदी में बोलोगे उत्तक भक्षणकारी, जो खा जाती हैं और ये तंत्र का निर्माण करती हैं और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने का एक बहुत बड़ा काम करती हैं, इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं। और ये देखिए, अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, या अभी देखो कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, तो बुखार क्यों आता है? क्यों बुखार आता है? कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार क्यों हो जाता है? और दूसरा, जहाँ आप सूजन वाला स्थान देखते हो वो स्थान क्यों गर्म होता है? वहाँ पर वो क्यों, वहाँ देखते हो उस स्थान पर आपको अन्य अंगों की तुलना में वो ज़्यादा गर्म होता है। तो आपका आंसर आप ढूंढो, मैंने बताया हुआ है। और फिर ये जो मोनोसाइट टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है वो क्या करता है कि जब भी कोई एंटीजन आता है, जब भी कोई बाहरी जीवाणु विषाणु आएगा, तो ये क्या करता है, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम उसको मारने का प्रयास करता है, उसको घेर के खत्म करने का प्रयास करता है। और इस प्रयास में जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जानते होंगे, ब्रेन का हमारा जो बैक वाला पार्ट है, ये वाली पार्ट, ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो हाइपोथैलेमस में को उत्तेजित कर देता है, इंटरल्यूकिन्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इंटरल्यूकिन्स का सिक्रेशन करता है, और इसके कारण आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको बुखार आ जाता है ना। जब कभी भी आप देखोगे, जैसे कि कई लोग अभी वैक्सीन लेते हैं तो बुखार आ जाता है, और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो बुखार आ जाता है, मलेरिया होता है तो बुखार हो जाता है। तो क्यों होता है बुखार? क्योंकि मोनोसाइट की जो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है वह हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, इंटरल्यूकिन्स का सिक्रेशन करता है, और फिर वो बुखार को, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। समझ में आ गया बात? इसके बाद इसका और क्या फंक्शन है? ग्लोब्यूलिन्स, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ग्लोब्यूलिन्स का आपने नाम सुना होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो उसके प्रोडक्शन को भी ये स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। और टी लिम्फोसाइट, अभी मैं आपको बताऊंगी टी लिम्फोसाइट क्या होता है। तो उसको भी ये स्टिमुलेट करता है और उसके उत्पादन को बढ़ा देता है। टी लिम्फोसाइट के किसको बढ़ाया? ये ग्लोब्यूलिन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इंटरल्यूकिन्स का सिक्रेशन करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है जब कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो। और इसका सबसे बड़ा काम जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, तो ये क्या करता है, अगर क्वेश्चन आपको ये आया कि WBC की कौन सी कोशिकाएं मलेरिया के
पैरासाइट को निगल जाती हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, कौन सा मलेरिया के पैरासाइट को निगलने वाली कोशिकाएं हैं? WBC की कौन सी कोशिकाएं हैं जो मलेरियल पैरासाइट को निगल जाती हैं? जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये है, तो जो मलेरिया के जो भी आपके पैरासाइट हैं जो मलेरिया को काउज कर रहे हैं, जो कारण हैं, उनको ये मोनोसाइट कोशिकाएं ही उनको निगल जाती हैं, उनको खत्म कर देती हैं। तो WBC का एक बहुत बड़ा काम जो है सो मोनोसाइट कर रहा है। अब ये देखते हैं, अगर ब्लड में मोनोसाइटोसिस की, ब्लड में मोनोसाइट कोशिकाओं की संख्या 800 पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो जाता है तो ये स्थितियां कहलाती है मोनोसाइटोसिस। क्या कहलाती है? कि स्थितियां मोनोसाइटोसिस कहलाती हैं। जब मोनोसाइट की जितनी संख्या होना चाहिए 25 से 50% ही होना चाहिए टोटल में से, अगर लेकिन ये 800 पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो जाती हैं तो ये मोनोसाइटोसिस कहलाती हैं। अभी तक मैंने बताया था आपको थ्रोम्बोपायोसिस, ल्यूकोपायोसिस, इरिथ्रोपायोसिस, लेकिन यहाँ पर मोनोसाइटोसिस कहलाता है। वो दोनों में अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और किस स्थिति में मोनोसाइटोसिस हो जाता है? जब किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाए, टीबी हो जाता है, वायरल अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोरोना वायरस के कारण इन्फेक्शन है, या वायरल संक्रमण हो गया, सर्दी जुकाम बुखार आ गया, उस समय मोनोसाइटोसिस की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। और ग्लैंडुलर फीवर, ग्रंथिल बुखार आने पर भी इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके उल्टा देखो आप, अगर मोनोसाइट्स की संख्या 500 मिलीमीटर पर क्यूब से कम होता है तो उसको हम मोनोसाइटोपेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोनोसाइटोपेनिया। कम वाले को पीनिया कहेंगे और ज़्यादा वाले को टोसिस कहेंगे। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपेनिया। और ये कब होता है? ये स्थिति कब होती है मोनोसाइटोपेनिया? जब रेड बोन मैरो की कोशिकाएं, रेड बोन मैरो की जो स्टेम कोशिकाएं हैं, अगर वो इमेच्योर होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, तो वहाँ से इन कोशिकाओं का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, रास्ते में टूट फूट जाती हैं, तो उनको मोनोसाइटोपेनिया कहते हैं। और कब होता है? इमेच्योर बोन मैरो की स्थिति में, जिसको हम हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मोनोसाइटोसिस क्या है? मोनोसाइटोपेनिया क्या है? अब मैं आपको बताती हूं लिम्फोसाइट के बारे में। इतना तो आपको समझ में आ गया। लिम्फोसाइट, ये ग्रेनुलर, जो मैंने एक ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं का जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी होता है दो प्रकार का, एक होता है T और दूसरा होता है B लिम्फोसाइट। ये इनका भी निर्माण कहाँ से होगा? इनका भी निर्माण होता है कहाँ से? रेड बोन मैरो से, लाल अस्थि मज्जा से। यहाँ से ये निकल करके आता है ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ आता है ये? खून की धारा में, ब्लड स्ट्रीम में। और फिर ब्लड स्ट्रीम से ये कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है आपका कहाँ पहुँचेगा? लिम्फ टिश्यू में, लसिकीय उत्तक में, लिम्फ टिश्यू में पहुँचेगा। और कहाँ पहुँचेगा ये? लिम्फ नोड में। और कहाँ पहुँचेगा ये? स्प्लीन में। और फिर पहुँचता है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में। और ये मिलकर के बनाता है इम्यून सिस्टम। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, WBC की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती हैं और वहां से करके पहुंच जाती हैं लिम्फ टिश्यू में, जिसको हम लसिकीय उत्तक बोलते हैं, लिम्फ नोड्स और फिर स्प्लीन। ये सब इसके पहुंचने के
स्थान है। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद ये क्या करते हैं कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या करेंगे लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है, टी लिम्फोसाइट की जो भी मैंने आपकी बात बताए हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है टी और दूसरा होता है बी। तो जो लिम्फोसाइट की कोशिकाएं जैसे भी देखता है कि कोई रोगाणु या जीवाणु या विषाणु कोई भी आ गया, तो ये क्या करती है, झट से ही लिम्फोसाइट कोशिकाएं पहुंचती हैं और इसको घेरने का प्रयास करती हैं, जो बाहरी बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु वगैरह जो भी आया है या कोरोना वायरस आया है, तो लिम्फोसाइट की कोशिकाएं वहां पहुंच जाएंगी और पहुंच करके इसको घेरने का प्रयास करेंगी, मारने का प्रयास करेंगी। और वहां जाने के बाद लिम्फोसाइट कोशिकाएं दो भाग में डिवाइड हो जाती हैं, ऐसे दो भाग में बढ़ जाती हैं। और बंटने के बाद एक कोशिकाएं हो जाती हैं इफेक्टर सेल कहलाती हैं, और दूसरा जो होती है मेमोरी सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, मेमोरी सेल। तो इफेक्टर सेल जो होती हैं, ये जो प्रभावी कोशिकाएं होती हैं, ये क्या कहती हैं, इसको मारती हैं, सब मिल करके इनको घेरने का प्रयास करती है कि तुम तो लड़ो और मैं यहां पर दूसरी कोशिकाएं बनाता हूं। क्योंकि अगर मारने की स्थिति में जब जीवाणु या विषाणु आया हुआ है तो ये भी तो लड़ाई कर रहा है, इनके साथ लड़ रहा है ना। तो इस केस में लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी तो मर रही हैं, मोनोसाइट कोशिकाएं भी तो मर रही हैं। तो इनको क्या करता है कि भाई तुम तो पहुंचो वहां पर मारने के लिए, जीवाणुओं विषाणुओं को घेर के मारो। और दूसरा जो पार्ट बढ़ता है वो कहता है मैं नए नए कोशिकाओं को बना करके आपके पास भेजता हूं। तो क्या करती दूसरी कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी जो मेमोरी स्मृति कोशिकाएं कहलाती हैं, मेमोरी सेल्स होती हैं, वह क्या करती हैं कि सेल डिवीजन के द्वारा कोशिका विभाजन में लग जाती हैं और फिर नई नई कोशिकाओं को, नई नई लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं और इस प्रकार से जीवाणुओं विषाणुओं को घेर करके मारने का प्रयास करती हैं। इतनी समझ में आया। अगर अच्छा, इसमें भी क्या है, लिम्फोसाइट की भी रचना अगर देखोगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लार्ज और दूसरा होता है स्मॉल। लार्ज मतलब बड़े आकार का, तो इसके आकार कितना होता है, 12 से 16 माइक्रोमीटर, और इनका होता है 7 से 10 माइक्रोमीटर। समझ में आ गया होगा। तो ये बड़ी भी होती हैं और आकार में छोटी होती है, लेकिन काम दोनों वैसे ही करती है। जहां जरूरत होता है वहां छोटे घुस के मारती हैं और जहां जरूरत होता है वहां पर बड़े घुस के मारती हैं। पहले भी मैंने बताया था कि WBC की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं, इसके बावजूद इनमें लचीलापन का ऐसा अनोखा गुण होता है कि ये ब्लड कैपिलरीज के छेद में घुस करके अपने आप को दुबला पतला करके जहां जरूरत होता है वहां ये मोटाइल बन जाती है, जहां जरूरत होता है नॉन मोटाइल बन जाती है, जहां जरूरत होता है वहां स्टीडोपोडिया बना लेती है। इस तरह से बना करके ये रोगाणुओं तक पहुंचती हैं और उनको घेर करके मारने का काम करती हैं। इतने समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन टी लिम्फोसाइट। ये मैंने बताया आपको बी लिम्फोसाइट की सारी कहानी। अब देखते हैं अपन टी लिम्फोसाइट क्या करता है। टी लिम्फोसाइट दूसरा जो इसका है वो टी लिम्फोसाइट कहलाता है। तो टी लिम्फोसाइट ये भी कहां से निकलेंगी, सबका निकलने का है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के स्टेम सेल से निकलती हैं। और ये कैसे होती हैं, ये थाइमोसिन द्वारा स्टिमुलेट होती हैं। थाइमोसिन द्वारा स्टिमुलेट होती हैं। जब थाइमोसिन को देखती हैं तो ये उसके द्वारा स्टिमुलेट होती हैं। और फिर ये भी, इनका भी वही काम है कि जब भी कोई भी बाहरी जीवाणु विषाणु आता है तो ये एक्टिवेट हो जाती, संवेदनशील हो जाती हैं और ये भी मारने का काम करती हैं। तो किस स्थिति में ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, किस स्थिति में सक्रिय हो जाती हैं, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जब कोई भी जीवाणु हमारे ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आपका टीबी का जीवाणु है या आपके स्मॉल पॉक्स का विषाणु है या आपके चिकन पॉक्स का विषाणु है, मिजल्स का विषाणु है, अगर कोई भी जीवाणु या विषाणु या फंगल कभी भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये जो टी लिम्फोसाइट है वो फटाफट सक्रिय हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है और उनको घेर करके मारने का प्रयास करता है। इवन जब टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस स्थिति में भी टी लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। कई बार फूलों के पराग की स्थिति में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो टी लिम्फोसाइट को आपने देखा कि ये इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा ये जो काम करती हैं, एक भूमिका अदा करती हैं इम्यून सिस्टम में। अच्छा, अभी क्या काम करती हैं, इनका
काम देखो टी लिम्फोसाइट का, घेर करके मारने का तो काम करती है। तो इनसे 3 प्रकार का स्रावन होता है। पहला होता है लिम्फोकाइंस, लिम्फोकाइंस होता है स्रावन। ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, जो भी मैक्रोफेजेज कोशिकाएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनको बुलाती है, भैया आ जाओ, मारना है, दुश्मन आया हुआ है। ये क्या करता है, लिम्फोकाइंस जो निकलता है एक स्रावन, लिम्फोसाइट एक प्रकार का स्राव छोड़ता है, मैक्रोफेजेज कोशिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, बुलाता है कि भाई आ जाओ, दुश्मन आया हुआ, उनको मारना है, जीवाणु आया है, विषाणु आया, उनको खत्म करना है। दूसरा होता है लिम्फोटॉक्सिन्स, ये दूसरा स्रावन करती हैं लिम्फोटॉक्सिन्स का। लिम्फोटॉक्सिन्स ये क्या करता है, लिम्फोटॉक्सिन्स, ये लिम्फोटॉक्सिन्स जो बाहरी जीवाणु विषाणु आया, जिसने विष को छोड़ा है, जहर छोड़ा है, हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है और डैमेज करने के लिए जहर छोड़ा है, उसको ये निष्क्रिय कर देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। टॉक्सिन जहर को, इस प्रभाव को खत्म कर देता है। और जो तीसरा करता है वो इंटरफेरोन्स, तीसरा स्रावन करता है वो कहलाता है इंटरफेरोन्स। ये इंटरफेरोन्स क्या करेगा कि जो जीवाणु विषाणु आते हैं वो भी क्या करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, और वंश वृद्धि करके के सेल डिवीजन के द्वारा लाखों, हजारों, सैकड़ों से लेकर के लाखों, करोड़ों की संख्या में पनप जाते हैं। 1 किया, 2 डिवीजन हुआ, 3 डिवीजन हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, और इस तरह से मल्टीप्लाई करते 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 करोड़ों की संख्या में पहुंच जाती है, हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं। तो जो आपके देखा आपने इंटरफेरोन्स है, ये इंटरफेरोन्स इनकी ग्रोथ को रोक देता है, इनकी बस वंश वृद्धि को करने नहीं देता है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है। और बी लिम्फोसाइट्स जो हमारा है वो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन है वो मैं एक बार वापस दोहरा देती हूं। एक एंटीजन का निर्माण करता है। ये एंटीजन को मारने के लिए ये एंटीबॉडी जिसमें मुख्य रूप से गामा ग्लोब्यूलिन होता है, उसका ये निर्माण करता है। एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी क्या करेगा, सब मिल करके उनको खत्म करेगा, तो एंटीबॉडी हुआ। और दूसरा इसका क्या काम है, एंटीजेंस, जो भी एंटीजेंस है, जो भी छोड़ रहा है विष को, है ना, उनके विष को, ये प्रभाव को ये खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से हमने टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट पढ़ा। और अब देखा WBC की संख्या किन किन स्थितियों में बढ़ जाती है और क्यों बढ़ती है। अगर मैं पूछूं कि गर्भावस्था में WBC की संख्या क्यों बढ़ जाती है, या नवजात शिशु में WBC की संख्या क्यों बढ़ जाती है, तो आप इनका प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दे दिया है। क्यों बढ़ती है, कितनी संख्या तक बढ़ती है, आप इस वीडियो को देखें और उसका उत्तर दें। तो ना, इन्फेंट्स में, छोटे शिशुओं में WBC की ज़्यादा संख्या होती है। जब आप कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा होती है। प्रेग्नेंट मदर में ज़्यादा होती है। अगर मेंटल स्ट्रेस होता है तो ज़्यादा होती है। अगर आप फूड इंटेक करते हो, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, कहीं भी जाते हो खाना खा लेते हो, उस स्थिति में भी WBC बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ये जवाब आपको देना है। फिर लो टेम्परेचर, अगर आप पहाड़ी इलाके में हो या पहाड़ पर जा रहे हो जहाँ तापक्रम बहुत कम है, जैसे हमारे कश्मीर में हमारे रहते हैं, वहाँ के नागरिक रहते हैं, या हमारे सैनिक रहते हैं ठंड प्रदेशों में, तो वहाँ पर भी WBC की संख्या ज़्यादा होती है। जल जाने पर ज़्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग होने पर ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है संख्या, पीव बनने की स्थिति में भी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद एक होता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया किसको कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया। पीनिया मतलब क्या होता है, कमी होना। किसकी कमी होना, ल्यूको किसको कहते हैं, WBC को, है ना। तो जब WBC में की संख्या 4000 मिलीमीटर क्यू से कम हो जाता है ना, तब क्या होता है, ल्यूकोपीनिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ल्यूकोपीनिया कब होता है, जब आप अच्छे प्रकार से खाना नहीं खाते हो, मालनरिश न्यूट्रिशन की स्थिति में, पैरासाइट इन्फेक्शन की स्थिति में, टाइफाइड की स्थिति में, और बोन मैरो जब ठीक प्रकार से उनकी कोशिकाएं डेवलप नहीं होती हैं, तब हो जाती हैं। टाइफाइड की स्थिति में हो जाता है। याद रखिए ल्यूकोपीनिया कब होगा, टाइफाइड होने पर, पैराटाइफाइड होने पर,
माल न्यूट्रिशन होने पर, बोन मैरो की एप्लाजिया की स्थिति में, जब, और इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा ये फंक्शन करता है। तो आज मैंने आपको ब्लड के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया, WBC और RBC। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों को बताएं, जिससे कि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।